नमस्कार बच्चों, देखिए आपकी कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी हमने शुरुआत कर रखी थी जीव प्रक्रम की, जो आज आपका पूरा हो जाएगा। जीव प्रक्रम जो है वो आज आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 6 नंबर अध्याय जो है वो आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो उत्सर्जन की बात हम लोग करेंगे। उत्सर्जन क्या होता है, मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। उससे पहले रोज़ाना रेगुलर वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही अपने जो नोट्स हैं वो बनाएं। इसके अलावा आपके जो टेस्ट होने हैं उनकी लगातार जो है वो तैयारी करते रहें, जिससे क्या है आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की। किसकी बात करते हैं? उत्सर्जन की। उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन जो शब्द है इसको समझिए पहले कि उत्सर्जन जो है वो क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये जो होते हैं, अमोनिया, इनको शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो शरीर में उपस्थित जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और एक होता है अमोनिया। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इनको शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? आपके उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। प्यारे बच्चों, मानव की बात करते हैं तो मानव से पहले अब बात करते हैं उत्सर्जन की। तो बहुत सारे जीव जो हैं उनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार से क्या है उत्सर्जन की क्रिया जो है वो संपन्न करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो वो उत्सर्जन के लिए उनकी जो सतह है, शरीर की सतह है, उसी के द्वारा वो जल में जो है अपने उत्सर्जित पदार्थों को, जलीय जीव जो है जल के अंदर अपने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर की सतह द्वारा ही क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। लेकिन जटिल संरचना वाले प्राणी हैं, जैसे कशेरुकी प्राणी हैं, वो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उनमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं और विशिष्ट संरचना या विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और वो अंग जो है वो मिलकर तंत्र बनाते हैं, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। तो उत्सर्जन में काम आने वाले विभिन्न अंगों के सामूहिक रूप को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मानव में उत्सर्जन की बात करते हैं और आपके ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद में ये आपका 6 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट में आपके ये पूरा चैप्टर जो है वो आने वाला है। तो बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन की बात करते हैं तो मानव जो है वो एक यूरियोटेलिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। अर्थात उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कौन से नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। अर्थात ये क्या होता है? यूरियोटेलिक प्राणी होता है। ठीक है ना। जो प्राणी उत्सर्जन के रूप में जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें अगर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। यूरिक अम्ल का करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक, अमोनिया का करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक प्राणी बोला जाता है। लेकिन आपको यूरियोटेलिक ध्यान में रखना है। बात करते हैं मानव उत्सर्जन की। तो मानव उत्सर्जन में अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। एक जोड़ी तो होते हैं वृक्क, एक जोड़ी क्या होते हैं? वृक्क होते हैं। ठीक है। 2 नंबर पर बात करें तो मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती हैं। 3 नंबर पर बात करें तो एक पेशीय संरचना होती है जिसे मूत्राशय कहा जाता है और एक होता है जिसके माध्यम से बाहर किया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। तो ये मुख्य रूप से 4 अंग हैं जो मानव उत्सर्जन में काम आते हैं। किसमें? मानव उत्सर्जन तंत्र इन्हीं का बना हुआ होता है। अभी डायग्राम की भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा अंग कहाँ पर पाया जाता है। पहले इनको समझिए एक बार कि ये अंग क्या कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वृक्क की, जिन्हें सामान्य भाषा में गुर्दे या किडनी भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है?
गुर्दे या किडनी भी बोला जाता है। वृक्क की बात करते हैं तो देखिए वृक्क जो होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी होते हैं और ये उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा में पीछे की ओर, पीछे का जो भाग है उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी के क्या है? दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये वृक्क होते हैं। वृक्क में भी अगर हम लोग बात करें, देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से पूरे उत्सर्जन तंत्र की बना देता हूँ। ये शिरा और धमनी हो गई। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है एक वृक्क हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये तो शिराएं हैं, महाधमनी और शिरा। ठीक है, तो ये एक किडनी और ये दूसरी किडनी, ये उदर गुहा के पीछे वाले भाग में रीढ़ की हड्डी के एक एक और स्थित होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वृक्क में। वृक्क के अंदर क्या है? बहुत सारी जो है नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वृक्काणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृक्काणु जो है वो बोला जाता है। बात करते हैं वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। और ये इस वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। वृक्क की क्या होती हैं? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। अर्थात वृक्क का निर्माण इन्हीं वृक्काणु द्वारा होता है या नेफ्रॉन के द्वारा होता है। बात आती है कि वृक्क काम क्या करते हैं। वृक्क जो होते हैं ये मूत्र निर्माण का काम करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मूत्र का निर्माण करते हैं। ये अशुद्ध रक्त से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको अलग कर देते हैं और शुद्ध रक्त को वापस, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है, जिससे उत्सर्जित पदार्थों को क्या कर लिया जाता है? वहाँ से हटा दिया जाता है। वो काम कौन करते हैं? वृक्काणु करते हैं। वृक्काणु की अगर बात करें तो इस किडनी के अंदर वृक्काणु की बात करें, नेफ्रॉन की, तो इसमें वृक्काणु के अंदर 3 भाग होते हैं। वृक्काणु में कितने भाग से आपके विस्तार से नहीं दे रखा, लेकिन 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है, जिसे मेलपीगी नलिका भी बोला जाता है, मेलपीगी नलिका भी बोला जाता है। एक होता है कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, ये 2 होती हैं कुंडलित नलिका। एक तो होती है समीपस्थ, एक तो होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका और एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में लास्ट होती है संग्रह नलिका। लास्ट क्या होती है? संग्रह नलिका। ठीक है, संरचना की बात करें तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार की जो है वो संरचना होती है। ये एक किसकी संरचना है? जो वोमेन संपुट जो वृक्काणु है उसकी संरचना होती है, जिसमें आपको ये कपनुमा संरचना जो दिख रही है उसे वोमेन संपुट कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी केशिकाएं जो हैं वो गुच्छा बनाकर रहती हैं या जाल सा पाया जाता है, जिसे केशिका गुच्छ बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? केशिका गुच्छ बोला जाता है। यहीं पे रक्त का जो प्रानिषेधन है वो होता है, अर्थात रक्त को छनने की क्रिया जो है वो यहीं पे होती है। अपशिष्ट पदार्थ छनकर इस वोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक अपवाही धमनी का होती है और एक अभिवाही धमनी का होती है, जिनके द्वारा रक्त लाया और ले जाया जाता है। लेकिन आपको इतना नहीं दे रखा, आप लोग इतना ध्यान रखना, ये जो कुंडलित नलिका आपको दिख रही है इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है। ये यू आकार की संरचना आपको दिख रही है, इसे हेनले के लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनले के लूप बोला जाता है। और ये जो दूसरी कुंडलित नलिका है इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और लास्ट में ये संग्रह नलिका होती है। लास्ट में क्या होती है? ये संग्रह नलिका होती है। तो होता क्या है? मूत्र निर्माण होता है किसके अंदर? वृक्काणु द्वारा। यहाँ पे जो है अलग हो जाता है, फिर इनके माध्यम से होता हुआ मूत्र निर्माण हो जाता है और लास्ट में मूत्र को बहुत सारी संग्रह नलिकाएं होती हैं, वो मूत्र उन संग्रह नलिकाओं में आ जाता है। अर्थात संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, तो इन संग्रह नलिकाओं के अंदर जो मूत्र है वो आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मूत्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी जो है वो निकलती है। प्रत्येक वृक्क से क्या निकलती है? एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है इस प्रकार से। और निकलने के बाद में अगर बात करें तो ये एक पेशीय संरचना में जाकर खुलती है। किस में खुलती है? एक पेशीय संरचना में जाकर खुलती है, तो उसे क्या बोला जाता है? मूत्राशय। तो ये तो वृक्क हो गई, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी हो गई, दोनों वृक्क से निकलती हैं।
और ये मूत्राशय हो गया। ये पेशीय संरचना होती है, जो संग्रह नलिका बताई है मैंने, वो सभी इसी मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती हैं, जिनके माध्यम से मूत्र कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मूत्राशय में आ जाएगा, और मूत्राशय मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। इसके बाद में एक मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित पदार्थ मूत्र को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये इस प्रकार से जो है मानव में उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें ये मुख्य रूप से 4 भाग जो है वो काम में आते हैं। आपके ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया हुआ, अगर आप लोग विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हो तो मेरे पहले भी उत्सर्जन तंत्र पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग उत्सर्जन तंत्र अनिल ढाका लगाकर सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो आपको और भी बहुत सारे वीडियो जो है उत्सर्जन से संबंधित मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग विस्तार से उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन आपके केवल इतना ही दे रखा है जितना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन। ये तो मानव के अंदर उत्सर्जन हो गया, तीनों की बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिमाग में आता है क्या पादप भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो ज़रूर पादप भी जो है वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे पादपों के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ जो है वो अपशिष्ट के रूप में रहते हैं, तो पादप भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं कोई, जैसे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, CO2 को बाहर छोड़ना। भाई गैसों का विनिमय पादपों के अंदर होता रहता है, O2 व CO2 के रूप में, ठीक है। जो श्वसन के रूप में O2 लेते हैं और जो है O2 लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी एक उत्सर्जन की क्रिया है। इसके अलावा अगर जल की बात करें तो जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, जब पादपों के अंदर जल की अधिकता हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन, जल का पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल, वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पादपों में, और उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे पत्तियां हैं, उनमें बहुत सारा पादप के अंदर अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों के अंदर इकट्ठा हो जाता है और बाद में पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, तो पादप को उन अपशिष्ट पदार्थों से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार आपने पेड़ पौधों पर गोंद लगा हुआ देखा होगा, कुछ तेलीय पदार्थ रेंजिन्स आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो पादप हैं उसकी जड़, तना, जो भाग हैं, शाखाएं जो हैं, वो उनको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देती हैं अपनी छाल के माध्यम से। जो छाल होती है उनकी, जो त्वचा होती है, उसके माध्यम से जो है अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। जैसे गोंद आपने देखा है सभी ने, तो वो एक अपशिष्ट पदार्थ ही होता है, ठीक है। इस कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो हानिकारक भी होते हैं पादपों के, लेकिन गोंद जो है वो स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, जिसकी खेती भी की जाती है, ठीक है। पहाड़ी इलाके में जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से गोंद बहुत अत्यधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर कक्षा 10 का जो पहला जीव विज्ञान का चैप्टर था, वो आपका इस 7-8 वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करें, और आगे वाला चैप्टर जो है 7वां चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।